हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन माय एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। हमारे वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ द चैप्टर 11। इससे पहले हम बुद्धिज़्म कवर अप कर चुके थे, तो अगर आपको उनकी पीडीएफ्स चाहिए होंगी तो यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, दैट इज़ जैनिज़्म। तो हमने देखा था जैसे जैसे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ कर रहा था, तो उसके रिटर्न में दो और जो टीचिंग्स थी वो इमर्ज होके आती हैं। कौन कौन सी थी? वन वाज द बुद्धिज़्म एंड सेकंड वाज द जैनिज़्म। ठीक है, तो हमने जो रीजंस किए थे ना कि क्यों बुद्धिज़्म आया, तो वही रीज़न रहेंगे फॉर द जैनिज़्म, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी ही आए थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। अब देखो स्टार्टिंग में हुआ क्या, जितना भी जैनिज़्म था इसकी जितनी भी टीचिंग्स थी वो सारी थी ओरल। और जब भी कोई ओरल होती है ना चीज़, तो जैसे एक टीचर होगा, ठीक है, वो अपने मल्टीपल स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन पास करेगा। तो किसी की टेंडेंसी कितनी होती है मेमोराइज करने की, किसी की टेंडेंसी कितनी होती है। तो ज़रूरी नहीं है जो इस ए पर्सन को पता होगा वो बी को भी हो, सी को भी हो। ठीक है, हो सकता है जो चीज़ बी भूल गया है वो ए को याद है और सी को भी याद है, सी भूल गया है पर बी को याद है, ए को याद है। कल को ये लोग टीचर बनेंगे तो फिर ये भी क्या करेंगे, उस नॉलेज को आगे पास करेंगे। पर इसमें दिक्कत क्या आती है कि बोल के कर रहे हैं, ठीक है, और जब बोलते हैं तो उसमें क्या चीज़ देखी जाती है? सिर्फ मेंटल टेंडेंसी कि कितनी वो चीज़ें मेमोराइज कर सकता है, ठीक है, उसकी कितनी रिटेनिंग पावर है। तो दिक्कत क्या आने लगी, तो जैनिज़्म जो था आपका, स्टार्टिंग में देखा गया है कि इसको सिर्फ ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ही आगे जो नॉलेज था उसको पास कर रहे थे। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हमें ये सारा कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइलेशन का मतलब है कि हमें अब प्रॉपर लिटरेचर बनाने पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, उसके हमने लिटरेचर्स देखे, फिर आज हम जैनिज़्म कर रहे हैं, इसके हम लिटरेचर देखेंगे, कल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके लिटरेचर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कंपाइलेशन शुरू होगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी ये जितना भी नॉलेज है। क्यों? क्योंकि जो ये चीज़ें थी, जो ये नॉलेज था वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। ठीक है, बाय द टाइम क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आ जाती है। बाय द टाइम क्या होता है, जब भी आप देखते हो, बाय द टाइम आप देखोगे कि दो चीज़ें जो होती हैं जो कि सर्टनली पॉसिबल होती हैं। एक तो होता है कि भूलने लग जाता है बंदा, ठीक है, हो सकता है याद ना रहे एक्यूरेटली, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आए। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसमें गड़बड़ हो जाए। दूसरी चीज़ पॉल्यूशन। यहाँ पे पॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये वो नहीं कि एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये वो वाला पॉल्यूशन नहीं एट ऑल। ये पॉल्यूशन होता है कि जैसे कुछ लोगों में क्या होता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है और दे वांट टू बी डोमिनेटिंग, और उस डोमिनेटिंग पोजीशन को होल्ड करने के लिए वो अपने फेवर में चीज़ें ऐड ऑन करने लग जाती हैं। तो उस पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए भी क्या किया गया, लिटरेचर्स कंपाइल किए गए, सो दैट आगे जो है वो एक्चुअल नॉलेज ही सिर्फ पास हो। ठीक है, तो एक्चुअल जो टीचिंग थी थ्रू आउट द जैन लिटरेचर, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से लिटरेचर्स को कंपाइल किया गया। आई जस्ट होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे अर्ली जैन लिटरेचर वो थे क्या क्या, उनको क्या बोलते थे। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने वहाँ पे आपको एक हिंट दिया था कि जितने भी जैन लिटरेचर्स होंगे, स्पेशली द सेक्रेड वन, उनको बोलते हैं हम अगम्स। ठीक है, अगम्स, अगम्स होगा, कहीं जगह पे आपको अंगाज मिलेगा, कहीं जगह पे आपको सिद्धांता भी मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द अर्ली जैन लिटरेचर। चलिए, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग। अगर आपको ध्यान में हो कि हमने पढ़ा था कि जो बुद्धिज़्म था उनकी जो मेन लैंग्वेज थी दैट वाज पाली। यहीं पे अगर जैन की बात करेंगे तो इनकी जो मेन लैंग्वेज आएगी, दियर मेन लैंग्वेज इज गोइंग टू बी प्राकृत। याद रखना इसको, दियर मेन लैंग्वेज इज प्राकृत, दिस वन। और इनकी एक डायलेक्ट भी होती है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज के बहुत सारे डायलेक्ट हैं, बोलियाँ हैं। तो इनकी अगर प्राकृत लैंग्वेज की डायलेक्ट देखें तो दैट वाज द अर्ध मगधी। अर्ध मगधी। यहाँ पे इस स्लाइड के आपको 3 पॉइंट्स मेनली याद रखने हैं कि इनके जो सेक्रेट टेक्स्ट थे जेन्स के, उनको क्या बोला जाता था, अगम्स और सिद्धांत। कई जगह पे आपको अंगाज भी देखने को मिल सकता है। लैंग्वेज जो थी दैट वाज द प्राकृत, और इसका जो डायलेक्ट था दैट वाज द अर्ध मगधी। ठीक है, आई जस्ट होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो बुद्धिज़्म में हम देखते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा कंपेयर करती रहूँगी इसको बुद्धिज़्म के साथ, क्योंकि आप देखोगे कि जो
मेन पर्सपेक्टिव था इनका वो था अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, और जो आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। मतलब पर्पस जो था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वो सेम ही था इन दोनों का, ठीक है। बस क्या है, लिटरेचर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंसेस आ जाएंगे, और थोड़ी बहुत टीचिंग्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमें थ्रू आउट द जैन टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अंगास, लैंग्वेज और डायलेक्ट, ये चीज़ें याद रख लेना फॉर नाउ। फिर हमने बुद्धिज़्म में देखा था कि दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, वन वॉज द कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। यहाँ पे कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, बस ये बोल दिया गया कि कैनन एक शब्द दे दिया गया और बोला कि ये जो कैनन है ये आएंगी जैना की होली राइटिंग्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वर्धमान महावीरा का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल जैन लिटरेचर देख रहे हैं। आपको पता है जो हमारे वर्धमान महावीरा थे, ऑल्दो इनकी ही टीचिंग्स आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत बाकी जो तीर्थनकार थे उनका भी पढ़ेंगे। ही वॉज 24th तीर्थनकार्स, ठीक है। तो इनसे पहले 23 और थे, तो उनकी भी टीचिंग्स इस जैन टीचिंग्स के अंदर हम देखते हैं, ना कि सिर्फ महावीरा जी की बट बाकियों की भी देखते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सिर्फ अभी जैन टर्म यूज़ कर रही हूँ, ना कि महावीरा का हम स्पेशल केस अभी आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल 24 तीर्थनकार्स, ठीक है। ऋषभ देव हो गया, मलिनाथ के बारे में आपको ध्यान होगा, तो ये सारे नाम अभी आगे आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे बाय द टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगला पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, कैनन दे दिया कि जो एक्चुअल टीचिंग थी या फिर होली टीचिंग थी किसकी, जैन्स की, बस इतना सा बोल दिया कैनन के बेसिस पे। फिर होता क्या है, एक और शब्द यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आता है रोल लॉर्ड महावीरा का, इनकी अभी पूरी हिस्ट्री देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो जो लॉर्ड महावीरा थे इनके बहुत सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे, यानी कि स्टूडेंट्स, और इनके जो एक्चुअल डिसाइपल्स थे ऐसे डिसाइपल्स थे जिन्होंने जिन्ना को अटेन किया था। जिन्ना का मतलब होता है कॉन्करर, कॉन्करर बोल लो, विनर बोल लो, विक्ट्रियस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। जिन्ना का मतलब होता है कॉन्करर। तो हुआ क्या था, जो लॉर्ड महावीरा थे इनके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो इनको फॉलो कर रहे थे थ्रू आउट दियर एनलाइटनमेंट। अल्टीमेट गोल यहाँ पे भी क्या है, एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट के साथ जैसे लॉर्ड महावीरा जब अपने पाथ पे चले हुए थे तो ये जो स्टूडेंट्स थे ये भी इनको फॉलो कर रहे थे। तो इनको बोल दिया गया, एक टर्म दे दी गई जिसको बोला गया गंधारास, ठीक है। गणाधारास भी बोल सकते हो, गंधारास भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बोला जाता है ये जो गणाधारास थे यानी कि डिसाइपल थे लॉर्ड महावीरा के, इनके पास था केवल ज्ञान। अभी केवल ज्ञान क्या चीज़ है, तो जो केवल ज्ञान है इसका मतलब है परफेक्ट नॉलेज। क्यों, इनके पास क्यों परफेक्ट नॉलेज है, जस्ट बिकॉज ये लॉर्ड महावीरा को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा वॉज कितने नंबर के तीर्थनकार, 24th तीर्थनकार, ओके। अब देखो हुआ क्या, आपको पता है ये अगेन जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं ये कब ओरिजिनेट होती हैं, तो अराउंड 5th to 6th सेंचुरी के आसपास जैनिज़्म हमारा काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी जो कंपाइलेशंस हैं वो करी जाती हैं, जिनमें से आपको एक दो याद रखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट जो हम याद रखेंगे दैट इज़ अचरंग सूत्र, अचरंग सूत्र, ठीक है। अचरंग सूत्र दैट इज़ द फर्स्ट वन। दूसरी है सूत्र कृतंगा, सूत्र कृतंगा। अब देखो हो सकता है आप भूल जाएं, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से नाम होते हैं जैसे अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंगा, बार बार बोलोगे तो वैसे बैठ जाते हैं दिमाग में। पर यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे हो सकता है आपको क्वेश्चन में 4-5 बुक्स दे दें और फिर पूछ लें कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं विच आर एसोसिएटेड टू द जैन लिटरेचर, ठीक है, कौन सी बुक्स जैन टीचिंग्स को बिलोंग करती हैं। तो वहाँ पे आपको फिर ध्यान में होना चाहिए कि अचरंग सूत्रा थी, सूत्र कृतंगा थी, इसके अलावा कल्पा सूत्रा थी, ये हमने कहाँ पढ़ी थी, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। दीज वर द बुक्स ऑफ जैन टीचिंग। डन, आई जस्ट होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर आपको पता है जैन काउंसिल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं
और ज़्यादा तो नहीं होती, 2 ही हुई थी एक्चुअली, ज़्यादा तो क्या ही बोलना। और बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो टोटल 4 हुई थी। हमने देख लिया था उनका प्लेस कहाँ पे था, किसने करवाई थी, किसने प्रिसाइड करवाई थी, और क्या उनका मेन पर्पस था। वही जैन काउंसिल्स में भी हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होंगी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जैन काउंसिल्स बाद में हुई थी, टीचिंग्स जब इनकी प्रोसीड हुई उसके बाद हुई। डन। तो 3 जो आपको ये लिटरेचर हैं ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की कंपाइलेशंस हैं, जब डिसाइड किया गया कि हमें जो भी महावीरा जी की टीचिंग्स हैं या फिर जैन टीचिंग्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जैसे ही कंपाइलेशन शुरू होती है तो 12 मेन टेक्स्ट बनते हैं, 12 मेन टेक्स्ट, और उनको बोल दिया गया सूत्रा, ठीक है। और इन टेक्स्ट को ही फर्दर एक और टर्म दे दी गई जो कि हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, अंगास। अंग का क्या मतलब होता है, लिम्ब या मेन टेक्स्ट, ठीक है। अंग, अंग यानी कि बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे तो उनको भी क्या बोलते हैं, अंगों के नाम लिखो, फिर लिखते हैं आँख, कान, नाक। तो उसी तरह से जो सूत्रास थे इनके जो फर्दर लिम्ब्स थे उनको क्या बोल दिया गया, अंगास। और ये जो अंगास होती हैं, दीज आर द बैकबोन ऑफ जैन लिटरेचर, क्योंकि सबसे पहले लिखे गए, बैकबोन ऑफ जैन लिटरेचर। चलिए, ये कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखो, कुछ टर्म्स आएंगी, अगेन वही चीज़ है कि आपको इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, जैसे कि श्रुत केवलिस। ये जो श्रुत केवलिस थी, इन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, और कहाँ पे लिखे, अंगास के अंदर लिखे। तो ये श्रुत केवलिस थे कौन, तो ये वही लोग थे जिनको बोला जाता था जो ओरिजिनल टीचिंग जानते थे महावीरा की, हु न्यू या हु रोट ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा, ठीक है। तो वो कौन थे, श्रुत केवलिस, ऐसे लोग जिनको एक्चुअल टीचिंग, जो ओरिजिनल टीचिंग से वाकिफ़ थे महावीरा जी की। तो उन्होंने क्या लिखे, अब बहुत सारे अंगस में जो चीज़ें लिखी, 12 जो सूत्र पढ़े, जो 12 अंगस पढ़े, उनके अंदर बुक्स लिखी, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका जैन टेक्स्ट है ये क्या होता है, बाद में जो जैन टीचिंग्स हैं वो बाद में दिगंबर और श्वेतांबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनीवेज वो डिफरेंट स्कूल जब हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के, वहाँ पे मैं बता दूँगी, तो वहाँ पे कर लेंगे उसको दोबारा से। डन। अब क्या होता है कि कुछ नॉन कैनोनिकल जो कमेंट्रीज थी वो भी आती हैं। नॉन कैनोनिकल का मतलब है जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं थी जैनिज़्म से, जैसे हमने बुद्धिज़्म में पढ़ा था ना, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल, तो उसी तरह से यहाँ पे भी नॉन कैनोनिकल टर्म आ जाती है, और ये जैन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी। मतलब इसमें ना तो प्राकृत लैंग्वेज डायरेक्टली यूज़ होगी, तो कौन सी लैंग्वेज होगी, प्राकृत भी हो जाएगी, पर प्योरली प्राकृत नहीं होगी, उसके साथ और भी लैंग्वेजेस होंगी जैसे कि संस्कृत, ठीक है। अब कहीं आपको लिरिकल पोइट्स मिले, पोएम्स मिलेंगी, यानी कि बिल्कुल धुन में जिनको गाया जाएगा, उनको बोल दिया जाएगा कथा। लैंग्वेजेस आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी मिलेंगी, जैसे कि आपकी प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंशा, कन्नड़ा। तो ये सारी लैंग्वेजेस आपको नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट थे जो जैन के, उसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि संघ में कैसे रहा करते थे। संघ, यहाँ पे भी वही मीनिंग है संघ का, क्या था, जैसे कि बुद्धिज़्म में था मोनेस्ट्री, यानी कि द प्लेस वेयर मॉन्क्स एंड नन्स यूज्ड टू लिव, ठीक है। तो वो आ जाता है आपका संघ। अब जैसे कुछ हैगियोग्राफीज़ हैं। हैगियोग्राफीज़ क्या होते हैं, जो ये सेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको ही बोल देते हैं हैगियो, उनके बारे में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं हैगियोग्राफीज़। यहाँ पे अच्छा था एक और पेज, चलो इस पे लिख लेते हैं। देखो, एक बुक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज़ आदि पुराण। ये जो आदि पुराण बुक थी, इसको लिखा गया था अराउंड 9th सेंचुरी के आसपास। टाइम पीरियड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर किसके बारे में थी, तो जो जैन के फाउंडर थे, जैना फाउंडर, और उनका नाम था ऋषभ देव, ऋषभ देव,
ठीक है, इनके बारे में थी, इनकी हैगियोग्राफी थी। हैगियोग्राफी में देखो बायोग्राफी होती है, एक हैगियोग्राफी होती है। ये क्या थी? हैगियोग्राफी। एक बायोग्राफी होती है, एक हैगियोग्राफी होती है। हैगियोग्राफी में स्पेशली ये उसकी बायोग्राफी होगी ये भी बायोग्राफी जो हैगियोग्राफी होती है, पर इसमें सेंट्स की बायोग्राफी होगी, ठीक है। यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, जो सेंट्स आप बोल सकते हो, तो उनसे रिलेटेड जो बायोग्राफीज होते हैं उनको बोल देते हैं हैगियोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको याद रखने के लिए, उसका नाम था हरिवंश पुराण। ये जो हरिवंश पुराण थी ये लिखी गई थी अराउंड 8th सेंचुरी, ठीक है। ये बेसिकली जो कृष्णा है, हमारे लॉर्ड कृष्णा, बलराम, पांडव, कौरव, उनके बारे में लिखी गई थी ये, ठीक है। अबाउट लॉर्ड कृष्णा मतलब महाभारत के जो भी कैरेक्टर्स थे ना, उनके बारे में। अगर मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप स्पीड इंक्रीज कर लेना। बलराम, ठीक है, इनके बारे में लिखी गई थी हरिवंश पुराण। पर किस स्टाइल में थी? तो जैन स्टाइल में लिखी गई थी, इसलिए थोड़ा फर्क आ जाता है। ऑल्दो महाभारत तो हम देखते ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और टेक्स्ट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पेपर में आ चुका है, ये जो अभी लिखने जा रही हूँ ये ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है, तो अब तो मुश्किल ही आएगा, बट एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। इसमें ना सिर्फ जैन सेंट्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं, बट वो जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे को आज ये सपना आया था, इसका क्या मतलब होगा, तो वो सारी जो हैं वो त्रिषष्टि लक्षण महापुराण में बताया गया है। इसमें लाइफ स्टोरीज़ भी हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ड्रीम्स की, पूरा ही लिखती हूँ पीडीएफ में, फिर आधा ही आएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। और इसमें लाइफ डेथ साइकिल के बारे में बात करते हैं, लाइफ साइकिल लिख देती हूँ। और किंग की क्या ड्यूटी है वो लिखा जाता है, ड्यूटीज ऑफ किंग, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पे थे? त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। किसने लिखी थी? नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 वाज जीनसेन एंड दूसरे थे गुणा भद्रा, तो इन दोनों ने मिलकर लिखी थी त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। आदि पुराण, हरिवंश पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और आपको टेक्स्ट जो है वो याद रखना है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसको, 4th वन, जो कि 12th सेंचुरी के पास लिखा गया था और ये पेपर में आ चुका है। तो देयर इज़, हो सकता है स्टेट वाले एग्जाम्स में अभी इनको पूछ लिया जाए, बट यूपीएससी में मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। परिशिष्ट पर्वण, परिशिष्ट पर्वण जो थी इसको लिखा है हेमचंद्र ने। हाँ, ये हो सकता है ज़रूर कि राइटर के साथ पूछ लिया जाए। अब देखो हरिवंशा पुराणा हो सकता है किसी को लगे कि हाँ हेमचंद्र ने लिखी होगी, बट दैट इज़ गोइंग टू बी अ रॉन्ग आंसर। यहाँ पे हेमचंद्र ने लिखी थी परिशिष्ट पर्वण, ठीक है। ये बताई गई है कि उस टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी, जब जैनिज़्म प्रेवलेंट था तो उस टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी। तो ये सारे लिटरेचर जो हैं, अचरंग सूत्र हमने देख लिया, सूत्र कृतंगा हमने देख लिया, कल्पा सूत्र हमने देख लिया, ये सारे किससे एसोसिएटेड हैं? तो कहीं ना कहीं ये जैन टेक्स्ट से एसोसिएटेड है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाद में बहुत लंबा हो जाता है, फिर बोलना नहीं चाहता उतना एक साथ, ठीक है। तो सेक्रेड टेक्स्ट को हम बोलते हैं आगम्स, और या फिर सिद्धांत भी आपको देखने को मिलेगा। वर्धमान महावीरा जो थे, ही वॉज 24th तीर्थंकर। इनकी जो लैंग्वेज यूज़ होती है प्राकृत, पर आगे हमने देखा कि संस्कृत, कन्नड़ और अभ्रंशा, ये लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं ये लोग। फिर डायलेक्ट देखते हैं, यानी कि बोली इनकी अर्धमगध थी। और इनके जो कैनन थे उसमें बोला गया कि वो जैन की जो होली टीचिंग्स हुआ करती थी, होली राइटिंग्स हुआ करती थी, वो कहाँ पे आ जाते हैं? कैनन के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। रीजंस वही हैं क्यों जैनिज़्म आया, जैसे कि बुद्धिज़्म के थे, सेम ही आएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड महावीरा के कुछ डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, जिनको बोला गया गणाधारास या फिर गंधारास। तो ये जो गणाधारास थे, इनको केवल ज्ञान भी बोला जाता था कि इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। केवल ज्ञान का मतलब होता है केवल ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, केवल मतलब परफेक्ट नॉलेज को बोल दिया गया केवल ज्ञान। 12 मेन टेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से? सूत्र, या जिनको अंगांश भी बोला जाता है, बैकबोन ऑफ जैन
बैकबोन ऑफ जैन लिटरेचर भी बोला जाता है। और फिर हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो 12 सूत्र थे उनमें से कुछ 3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो कि कंपाइल हुए थे बहुत स्टार्टिंग में। उनको बोला जाता है अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंगा और कल्पा सूत्र। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखे गए थे। फिर आती है एक टर्म जिसको बोलते हैं श्रुत केवली। श्रुत या श्रुत केवली जो थे ये वो लोग थे जिन्होंने ओरिजिनल टीचिंग्स के बारे में लिखा था महावीरा का, और ये वही लोग थे जिन्होंने बेसिकली सूत्रास को भी कंपाइल किया था। फिर नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी आ जाते हैं। तो हम नॉन कैनोनिकल में देखते हैं कि अब देखो जो कैनोनिकल थे, कैनन थे, उसमें प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हुई, पर जो नॉन कैनोनिकल थे यहाँ पे प्राकृत भी यूज़ हुई, संस्कृत, अभ्रंशा, कन्नड़ा, बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर कर दिया। लिरिकल पोइम्स देखने को मिलती है जिनको कथा बोल देते हैं। लैंग्वेजेस बता दी मैंने आपको, संघ मोनेस्ट्री वही कॉन्सेप्ट रहता है। फिर कुछ बायोग्राफीज, हेगियोग्राफीज आती हैं। तो यहाँ पे हम हेगियोग्राफी देखते हैं। फर्स्ट वन आदि पुराण। जो आदि पुराण थी 9th सेंचुरी के आसपास कंपाइल हुई थी। जो फर्स्ट जैन फाउंडर थे उनको बोला जाता है ऋषभ देव, उनका नाम था ऋषभ देव, और इनकी हेगियोग्राफी जो थी उसको बोल दिया गया आदि पुराण। फिर आते हैं हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण जो था ये जैन स्टाइल में अबाउट द कृष्ण, पांड्य, कौरव, बलराम, इनके बारे में लिखा गया था। त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण, यहाँ पे एक तो लाइफ तो थी ही, जितने भी सेंट्स आते हैं, जितने भी तीर्थंकार आते हैं, उन सभी के बारे में तो था ही, पर उसके साथ इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं ड्रीम्स की, लाइफ और डेथ के साइकिल के बारे में, और फिर ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए किंग की, वॉरियर्स की, तो वो सारा कहाँ पे मेंशन था। त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण किसने लिखी? तो जीनसेन और गुणाभद्रा ने। ठीक है। और चौथी बुक आती है परिशिष्ट पर्वण, और हेमचंद्र ने लिखी है, जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई जाती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जैन टीचिंग्स। अब ये परिशिष्ट पर्वण और त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण जो थी ये आ चुकी है, इसके साथ बुद्धिस्ट लिटरेचर डाले हुए थे, और पूछा था कि जैन लिटरेचर कौन से हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये 2 ही आंसर थे, त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण और परिशिष्ट पर्वण। ठीक है, आई जस्ट होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है फॉर नाउ अबाउट द लिटरेचर ऑफ जैन्स। अभी हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि है, आपको सभी को पता है, लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। अब ये जो वर्धमान महावीरा हैं, पेन चेंज कर लेती हूँ। जो वर्धमान महावीरा हैं, टोटल हमारे पास 24 तीर्थंकार आते हैं, और जो 24 तीर्थंकार भी थे वो कौन थे? वर्धमान महावीरा। ठीक है, इनको टाइटल दे दिया गया था जिन्ना का। ऑल जो इनके डिसाइपल्स थे उनको भी जिन्ना का टाइटल दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट द जर्नी महावीरा के साथ ही थे, और जब थ्रू आउट द जर्नी महावीरा जी के साथ थे तो उनको भी टीचिंग्स हो गई थी। जो महावीरा टीच किया करते थे उनको भी वो चीज़ें आ गई थी कि कैसे एनलाइटनमेंट की तरफ हमें जाना है, तो इनको जिन्ना बोल दिया। और ये बोला गया कि इनको अब इन्फिनाइट नॉलेज हो चुका है, इन्फिनाइट नॉलेज। ठीक है, और अब ये क्या कर रहे हैं? ही इज़ हेल्प्ड अदर्स टू अटेन अल्टीमेट एम। क्या था सभी का? साल्वेशन। बुद्धिज़्म में भी साल्वेशन ही था, यहाँ पे भी साल्वेशन ही था। फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ की साइकिल से क्या करना है? साल्वेशन अटेन करना है। अब थोड़े थोड़े लाइफ इवेंट्स देखें अगर वर्धमान महावीरा जी के बारे में, तो वो बता देती हूँ, बट उससे पहले 1-2 टाइटल इनके देख लेते हैं। एक तो महावीरा है। महावीरा का मतलब होता है ग्रेट हीरो। महा मतलब ग्रेट, वीरा मतलब हीरो। तो दिस इज़ वन ऑफ द टाइटल ऑफ वर्धमान महावीरा। यहाँ पे ना इन्होंने साल्वेशन के लिए जो टर्म यूज़ की वो की मोक्षा। अब देखो एक डिफरेंस आ गया, है साल्वेशन ही, मोक्षा का मतलब भी साल्वेशन है, पर बुद्धिज़्म में हमने क्या देखा था? निर्वाणा, या जिसको पाली लैंग्वेज में बोलते थे निब्बाना। यहाँ पे क्या आ गई? अब जैनिज्म के अंदर साल्वेशन का मतलब हो जाता है मोक्षा, तो ये ध्यान में रखना। चलो, तो मोक्षा इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द साल्वेशन हियर। चलिए, टाइटल्स बता रही थी मैं और भी जो वर्धमान महावीरा जी को मिले थे। एक था जितेंद्रिय। अब यहाँ पे जितेंद्रिय जो है इसका मतलब है ऐसा पर्सन जिसने इनर डिज़ायर को कॉन्कर कर लिया है। हु कॉन्कर्ड इनर डिज़ायर्स, जिसने अपनी तृष्णाओं पे कंट्रोल कर लिया है। याद है ना, डिज़ायर का मतलब हमने 4 कॉजेज़ पढ़े थे बुद्धिज़्म में, तो वहाँ पे डिज़ायर का मतलब क्या बताया था? तृष्णा। तो तृष्णा क्या होती है? डिज़ायर होती है। तो ऐसा पर्सन जिसने क्या किया हुआ है? अपनी इनर डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लिया हुआ है। एक और टाइटल इनको दिया गया है जिसको बोला जाता है अवध जन्ना। अवध
जन्ना। ठीक है, इसको बोल दिया गया कि हाँ ये एक तरह से सुपर ह्यूमन की तरह देखे जाने लगे, सुपर ह्यूमन इंसाइट एंड कॉग्निशन, यानी कि हाईली इंटेलेक्ट पावर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने साल्वेशन करी और इनको साल्वेशन से एक तरह से बहुत अच्छा इंसाइट मिल गया लाइफ का, और इसलिए इनको बोल दिया गया अवधि जिन्ना। इंसाइट है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये टाइटल्स हैं कुछ, जितेंद्रिय, महावीरा, अवधि जन्ना, तो ये सारे जो हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो वर्धमान महावीरा जो थे वो लॉर्ड बुद्धा के ही कंटेम्प्रेरी थे। और चलो इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये कब आए, कब इनका बर्थ हुआ। तो इनके बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इनका बर्थ होता है अराउंड, कुछ टेक्स्ट में आपको 540 बोलेंगे, कुछ टेक्स्ट में आपको 599 BC के आसपास बोल देंगे। ठीक है, तो इट डू वेरी, इसलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिए, जो भी आप सोर्स फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, और इन दोनों को ही ठीक करते हैं। बट इट इज़ बेटर कि आप दोनों ही मेंशन कर दो कि अराउंड 540 या फिर 599 BC के आसपास इनका बर्थ होता है। कौन सा विलेज था, तो विलेज का भी आपने ध्यान रखना है। तो कुंडग्राम, कुंड, रुको कैपिटल्स में लिखती हूँ, कुंड ग्राम। ये कुंड ग्राम कहाँ पे था, तो नियर वैशाली, बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ता था, नियर वैशाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनके फादर कौन थे, तो सिद्धार्थ थे। अच्छा ये सिद्धार्थ, देखो लॉर्ड बुद्धा जी का जो एक्चुअल नेम था दैट वाज सिद्धार्थ, लॉर्ड बुद्धा तो वो बाद में बने थे जब उनको एनलाइटनमेंट मिला था। तो ये सिद्धार्थ कोई और है। ठीक है, एक क्लैन हुआ करता था, क्षत्रिय क्लैन, जिसको बोलते हैं जनात्रिका, जनात्रिका, कहीं इसको नात्रिका भी बोलते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी जनात्रिका। तो सिद्धार्थ जो थे यानी कि फादर ऑफ वर्धमान महावीरा, उनका नाम था सिद्धार्थ, और ये किस क्लैन को बिलोंग किया करते थे, तो हेड ऑफ द जनात्रिका क्लैन। और ये कैसा क्लैन था, तो क्षत्रिय का क्लैन था। यानी कि अब हम यहाँ पे वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो आपके जो लॉर्ड वर्धमान महावीरा थे उनको कायदे से क्या बनना चाहिए था, वॉरियर, पर इन्होंने ये चीज़ें एलिमिनेट कर दी। ठीक है, फादर के बाद इनकी मदर के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी मदर जो थी शी वाज त्रिशला। त्रिशला जो थी, जो सिस्टर थी लिच्छवी चीफ की। ठीक है, कौन, त्रिशला, त्रिशला वाज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी ये यू कैन से लीनियज या फिर जो मदर वाली साइड थी, कहीं ना कहीं वो बिम्बिसार से भी एसोसिएटेड थी, जो हर्यंकर डायनेस्टी ऑफ मगध से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब मदर की बात हो जाती है, जितेंद्रिय हो गया इनका टाइटल। एक और टाइटल दिया गया था वर्धमान महावीरा को, तो वो भी ध्यान में रख लेना, जिसको बोला गया अरिहंत। अरिहंत, अरिहंत इज समवन हु इज़ वर्दी, अरिहंत। ठीक है, दैट वाज वन मोर टाइटल ऑफ वर्धमान महावीरा। बहुत सारे टाइटल्स मिले थे इसलिए मैं इनको बता रही हूँ, बीच बीच में याद आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फादर हो गया, मदर हो गया। अब देखते हैं कि इन्होंने कब अपना घर छोड़ा। हुआ क्या, इनकी शादी करवा दी गई थी यशोदा से, जो इनकी स्पाउस थी दैट वाज यशोदा। ठीक है, इनकी जो एक लड़की भी थी इनकी, ये बोला जाता है, और जो इनकी लड़की थी उसका नाम था प्रियदर्शना, डॉटर प्रिया दर्शना। अभी देखो ना आगे चल के कैसी कंट्रोवर्सी आएगी। प्रिया दर्शना याद रखना किसकी डॉटर थी, तो डॉटर ऑफ वर्धमान महावीरा। अब होगा क्या कि जैसे इनकी एज पहुंच जाती है 30, तो जैसे ही एट द एज ऑफ 30 ईयर्स इनको रियलाइज़ होता है कि मुझे ट्रूथ जानना है, और ये क्या कर देते हैं, रिनाउंसिएशन, सब कुछ त्याग तूग के चले जाते हैं अपनी मेडिटेशन के लिए। 12 साल तक काफ़ी भटकते हैं इधर उधर। 12 साल के बाद एट द एज ऑफ 42 ईयर्स इनको अटेन हो जाता है मोक्ष, यानी कि साल्वेशन। ठीक है, पर अगर बुद्धिज़्म का मेंशन करना होगा तो मोक्ष की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, निर्वाणा। यहाँ पे क्या आएगा, मोक्ष आएगा। तो 30 ईयर्स की एज पे इन्होंने रिनाउंसिएशन कर दिया, यानी कि सब कुछ त्याग दिया, और 12 ईयर्स तक इधर उधर घूमते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और फिर जाके उनको क्या होता है, फाइनली अटेनमेंट हो जाता है मोक्ष का। ठीक है, और
कैसे इन्होंने 12 साल अपने बिताए, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना। 12 ईयर्स तक इन्होंने क्या क्या किया, तो ऑस्टेरिटी, फास्टिंग और मेडिटेशन, फास्टिंग और मेडिटेशन, और फिर फाइनली अटेन करते हैं ये मोक्षा। ठीक है, दिस इज़ द फोरमोस्ट थिंग जो इनकी लाइफ से हमें जानना होता है। ठीक है, और एक और चीज़, जो मोक्ष है इसको एक और स्पेसिफिक टर्म दी गई है जिसको बोला है कैवल्य। तो कैवल्य भी क्या होता है, मोक्ष ही होता है। कैवल्य मतलब ऐसी स्टेज जब उनको पूरा वो निर्वाणा जो है वो अटेन हो गया। ठीक है, तो ये जो कैवल्य था, आप आगे चल के देखोगे कि आप कैवल्य ही यूज़ करोगे मोक्षा की जगह, क्योंकि जो मोक्ष है हिंदी में भी इसको मोक्ष ही बोलेंगे साल्वेशन को, चाहे फिर पाली आए चाहे फिर प्राकृत आए, इसलिए निर्वाणा यूज़ किया गया है ड्यूरिंग द बुद्धिज़्म, और यहाँ भी यूज़ कर लिया इन्होंने कैवल्य या फिर मोक्षा भी आप देखोगे। पर कैवल्य जो है दैट इज़ हार्डली एसोसिएटेड टू द महावीरा। तो कैवल्य इनको अटेन हो जाता है। कहाँ पे इनको कैवल्य अटेन हुआ था वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो अब मैं बता रही हूँ कि इनको कैवल्य कहाँ पे अटेन हुआ था। वो जैसे हमने बुद्धिज़्म में देखा था ना कि उनको निर्वाणा कहाँ पे अटेन हुआ था, कौन से रिवर के बैंक पे हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, उसी तरह से हमें देखना पड़ेगा कि जो वर्धमान महावीरा थे उनका जो कैवल्य था यानी कि जो साल्वेशन था, इन्होंने कहाँ पे अटेन किया। थोड़ी सी लोकेशन के बारे में देखना पड़ेगा। तो जो रिवर थी, रिवर वॉज रिजू पालिका, रिजू पालिका वॉज द रिवर। एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था ड्रिम्भिका ग्रामा, ग्रामा मतलब विलेज। तो इसके आसपास ही थी ये रिवर दैट इज़ रिजू पालिका, वहीं उसके आसपास से बहती थी कहीं पे। तो वहाँ पे इन्होंने अपना जो कैवल्य था वो अटेन कर लिया। और एक हाउस होल्ड हुआ करते थे, उनका जो खेत था वहाँ पे ये साल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। साल ट्री, बुद्धा किसके नीचे थे, वो पीपल ट्री के नीचे थे। ये किसके ट्री के नीचे थे, महावीरा वर्धमान, ये थे आपके साल ट्री के नीचे। ठीक है, महावीरा वर्धमान, वर्धमान महावीरा, वन एंड सेम थिंग, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, साल ट्री, साल ट्री के नीचे इनको अपना मोक्ष जो था या फिर जो कैवल्य था वो अटेन हुआ था। किसके घर के, हाउस होल्डर फील्ड। ठीक है, एक हाउस होल्डर था जिसका नाम था समग, तो उसके घर के बाहर जो फील्ड था, उसका जो फील्ड था बेसिकली, वहाँ पे इन्होंने साल ट्री के नीचे मेडिटेशन करी थी और वहीं पे इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। ठीक है, और फिर अगर इनकी डेथ की बात करें, यहीं पे बता देती हूँ, जब इनकी डेथ होती है तो इनको बोल दिया जाता है सिद्धा, कि अब जो आत्मा है वो किससे मिल चुकी है, परमात्मा तो नहीं बोलेंगे पर यूनिवर्स में जा चुकी है, फुली लिबरेटेड। अब ये रिवर्थ की साइकिल से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिद्धा, यानी कि फुली लिबरेटेड। एट द एज ऑफ 72 ईयर्स इनकी डेथ होती है। और कौन से एरिया में होती है, तो पावापुरी। यहीं पे बुद्धा जी की याद करना ज़रा, डेथ कहाँ पे हुई थी, तो उनकी कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, कुशीनारा वाला जो एरिया था बिहार में, वहाँ पे हुई थी। और इनकी कहाँ पे होती है, इनकी भी पावापुरी, आपका पटना वाला एरिया है, वहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ बेसिक सी थी अबाउट द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारे टाइटल्स दिए गए थे वर्धमान को, कैसे, जैसे कि महावीरा, महावीरा का मतलब होता है ग्रेट हीरो। अरिहंत मतलब समवन हु इज़ वर्दी। फिर जितेंद्रिय, ऐसा पर्सन जिसने सारी इनर डिज़ायर्स को कॉन्कर कर लिया है, जीत लिया है। अवधि जन्ना, अवधि जन्ना जो है सुपर ह्यूमन इंसाइट और कॉग्निशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 24 तीर्थंकर थे, इनको जिन्ना का भी टाइटल मिला हुआ था। जिन्ना टाइटल वॉज वेरी कॉमन, इनके डिसाइपल्स को भी दिया गया था, जिनको गणाधारास भी बोला था। इन्फिनाइट नॉलेज थी इनको, और इन्होंने बाकियों को भी हेल्प करा इन ऑर्डर टू अटेन द मोक्षा, या फिर जिसको ऑफिशियल टर्म देख ली हमने, कैवल्य। कैवल्य इज़ द ऑफिशियल टर्म फॉर मोक्ष अंडर द जैन टीचिंग। ठीक है, फिर इनके फादर कौन थे, तो सिद्धार्थ थे। मदर कौन थी, त्रिशला थी। और त्रिशला कौन थी, तो शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ। और उसके बाद स्पाउस इनके कौन थे, यशोदा थी। डॉटर आती है प्रियदर्शना। अभी हम देखेंगे जब दो स्कूल आएंगे, दिगंबर और श्वेतांबर, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से एक कंट्रोवर्सी आ जाती है कि जो इनकी डॉटर थी भी या नहीं थी, इन्होंने शादी की थी या नहीं थी, वो आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे ये 30 ईयर्स के होते हैं तो ये रिनोसिएशन कर देते हैं, यानी कि सब कुछ त्याग देते हैं, और त्याग कर 12 साल तक
ऑस्टेरिटी, फास्टिंग, मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और 42 ईयर्स के जब होते हैं तो फाइनली अपना कैवल्य अटेन कर लेते हैं। कैवल्य कहाँ अटेन किया? तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, जो कि एक श्रिम्बिका ग्राम के पास थी, एक विलेज हुआ करता था श्रिम्बिका, उसके पास में थी। साल ट्री था, किसके घर के बाहर था ये फील्ड? तो एक समगा होते थे, तो वहाँ पे उनके खेत के अंदर एक साल ट्री था और उस साल ट्री के नीचे बैठ के ही वर्धमान महावीरा को मोक्ष प्राप्त हुआ था, कैवल्य प्राप्त हुआ था। 42 ईयर्स के उनको कैवल्य प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है अप टू द 72 ईयर्स ऑफ एज दूसरों को हेल्प करने में ही दे दी। और 72 ईयर्स के जब होते हैं तो उनको सिद्धा बोल दिया जाता है, यानी कि अब जो उनकी आत्मा है दैट हैज़ बीन फुली लिबरेटेड। और कहाँ पे होती है इनकी डेथ? तो पावापुरी, पटना वाला जो एरिया था वहाँ पे हो जाती है। ठीक है। अब आती हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो जैन कंसेप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो टाइम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो टाइम को बोलते हैं कि दो तरह का होता है। वन इज़ द प्रोग्रेसिव, यानी कि जो बढ़ता जा रहा है, और दूसरा होता है रिग्रेसिव, यानी कि जो बीत चुका है। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अगर जैन टेक्स्ट में देखें तो क्या दो आपको टर्म्स देखने को मिलती हैं। वन इज़ द अवा सार्पिनीस। अवा सार्पिनीस जो है ये आपको प्रोग्रेसिव टाइम के लिए टर्म देखने को मिलती है, और रिग्रेसिव टाइम के लिए मिलता है उत्सार्पिनीस। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अभी तक आया नहीं है ये वाला। ये जो अवसार्पिनीज और उत्सार्पिनीज है, पूछ लेंगे क्या चीज़ है, तो जिसको ध्यान में होगा कि हाँ टाइम की डिवीजन देखी थी हमने अंडर द जैनिज्म, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, अवसार्पिनीज और उत्सार्पिनीज। अवसार्पिनीज वॉज द प्रोग्रेसिव टाइम, उत्सार्पिनीज वॉज द रिग्रेसिव टाइम। ठीक है। अब बोला जाता है कि जो डॉक्ट्रिन्स हैं आपके जो महावीरा जी ने दिए थे, बहुत सारे थे। ठीक है, बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो आपके जो जैनिज़्म के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होंगे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो अभी हम देखेंगे, जैसे त्रिरत्न आएंगे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, वो अभी हम देखेंगे। और अहिंसा क्या था, असत्य क्या था, अस्तेय क्या था, वो भी देखेंगे, ब्रह्मचर्य वगैरह। पर उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें जो एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेंगी वो हैं, अभी हमने एक बुक देखी जिसका नाम था आदि पुराण। किसके बारे में थी? तो जो फर्स्ट तीर्थंकार या फिर जिनको फाउंडर ऑफ जैन टीचिंग भी बोला जाता है, और उनका नाम था ऋषभ देव। तो ये जो ऋषभ देव थे जिनके बारे में आदि पुराण लिखी गई थी, इनका सिंबल क्या था? क्योंकि ये लोग अपना सिंबल लिया करते थे कुछ ना कुछ। बुद्धा जी के लाइफ से एसोसिएटेड भी बहुत सारे सिंबल्स हमने देखे थे। उसी तरह से जैन टीचिंग वाले जितने भी जैन के टीचर्स थे उन्होंने भी क्या किया था, सिंबल्स लिए थे अपने लिए। तो जो ऋषभ देव थे उनका जो सिंबल था वो था बुल। देखो बुल कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक बुल चला ही हुआ है, और इवन प्रेजेंट में भी बुल की इम्पॉर्टेंस है। ठीक है। और ये जो बुल हैं, बुल की हमने ऋग्वेदा से ही, ऋग्वेदा क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमने सील के ऊपर देखना शुरू कर दिया था अबाउट द बुल। ठीक है। बट ऑल्दो अगर ऋषभ देव की बात करें तो ये जो बुल है, बुल की स्पेसिफिकली अगर बात करें, जो एनिमल है, इसको ऋग्वेद में भी दिखाया गया है बुल की इंपॉर्टेंस। और जो वायु पुराण है, बहुत सारे पुराण देखे थे ना, महापुराण देखे थे कि 18 हैं, फिर मैंने वहाँ पे बोला था सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से एक पुराण है जिसका नाम है वायु पुराण। अभी जब मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, वहाँ पे हम मत्स्य पुराण के बारे में, विष्णु पुराण के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। उस तरह से आपके 18 हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं याद आ ही जाएंगे। 3-4 भी एग्जाम्पल में दे दूँ अगर 18 महापुराण के, तो चल जाएगा वो काम, 18 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो हमने पंच लक्षण पढ़े थे वो ज़रूरी हैं, अगर आपको याद हो, वंश, वंशाणुचरिता, वो सारी। ठीक है, मानवांतरास, सर्ग, प्रतिसर्ग, वो 5 लक्षण आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो ऋषभ देव का जो साइन था दैट वाज बुल। ये पहली चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। और ये बोला जाता है कि जो ऋषभ देव थे ये प्रोग्रेसिव टाइम से बिलोंग करते थे, यानी कि अवा सार्पिनीस से आपके ऋषभ देव बिलोंग करते थे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। एक मिनट, मैंने उल्टा बता दिया आई थिंक आपको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये रिग्रेसिव आएगा, ये वाला प्रोग्रेसिव आएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव को बोलते हैं उत्सार्पिनीज। और जो ऋषभ देव थे ये बिलोंग करते थे अवासार्पिनीज से, यानी कि रिग्रेसिव वाले टाइम से। ठीक है, जो रिग्रेसिव हाफ साइकिल थी उसको बिलोंग करते थे आपके ऋषभ देव। ठीक है, इनका जो सिंबल था दैट वाज द बुल। ये ध्यान रखना, आई एम सो सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे,
चलो ध्यान आ गया ना, नहीं तो आप गलत ही पढ़ रहे होते अभी तक। ठीक है, चलो ओके। एनीवेज, उसके बाद एक और आपके तीर्थनकार आते हैं जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है ये 23rd तीर्थनकार हैं, ये फर्स्ट थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की इंपॉर्टेंस है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 23rd तीर्थनकार थे और इनका अगर सिंबल देखें तो दैट वाज स्नेक, सांप इनका था। फिर आते हैं 24th जिनका नाम है महावीरा जी या वर्धमान बोल सकते हो, तो इनको बोलते हैं 24th तीर्थनकार। और अगर इनकी सिंबल की बात करें तो इट वाज लाइन, शेर। ठीक है, इन सिंबल्स को ध्यान में रख लेना। अब जो डॉक्ट्रीन्स थी जैनिज़म्स की वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी, जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, वो था अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की अगर बात करें तो इसमें बोला जाता है कि जो रियलिटी है उसके बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ठीक है, तो इसको बोल दिया जाता है बेसिकली डॉक्ट्रीन ऑफ मैनी फोल्ड ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसके बहुत सारे फोल्ड्स हैं, आप रियलिटी को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो वही चीज़ बोली गई अंडर द अनेकांतवाद। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट यू शुड नो, दैट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि रियलिटी के बहुत सारे रूप हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन, अनेकांतवाद। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है स्यादवाद। दिस इज़ अगेन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। इसमें बोला जाता है, प्रेडिकेशन करी जाती है, तो कंडीशनड प्रेडिकेशन जो होती है उसके बारे में लिखा गया है स्यादवाद में। थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिकेशन। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिकेशन। अगला जो प्रिंसिपल आता है उसमें कुछ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि न्यायवाद, जस्टिस वगैरह की बात चलेगी, न्यायवाद। तो ये आ जाता है आपका थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये याद भी ना रहे ना इनके मीनिंग, यू कैन स्किप, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर ये ध्यान में रखना कि ये प्रिंसिपल्स के अंडर आती हैं टर्म। फिर आती है त्रिरत्ना, ये हमने करना है पूरा डिटेल में। राइट फेथ, KFC के बारे में देखेंगे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। त्रिरत्न यानी कि 3 जेम्स, क्या क्या थे वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। फिफ्थ आता है आपका पंच महाव्रता, 5 ग्रेट वॉर्स, ये भी हम देखेंगे। पंच महाव्रता ये भी देखेंगे हम। पंच महाव्रता वो देखेंगे, इसमें अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, वो सारी चीज़ें देखेंगे अंडर द पंच महाव्रतास, यानी कि इसको बोलते हैं 5 ग्रेट वॉर्स। सिक्स्थ आता है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, ये भी हम पढ़ेंगे। अहिंसा यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रिंसिपल हैं बेसिकली कि डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, तो वहाँ पे आप यही चीज़ देखते हो। फर्स्ट हमने देखा अनेकांतवाद, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। अगली हमने देखी थ्योरी ऑफ कंडीशन प्रेडिकेशन, जिसको बोला स्यादवाद। जो स्यादवाद है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है नॉलेज की, वो सारी चीज़ें देखते हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है न्यायवाद, न्यायवाद और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रियलिटी को इसमें भी एनालाइज किया जाता है। फिर आता है त्रिरत्न 3 जेम्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। अभी देखेंगे आगे 5 ग्रेट वॉर्स में अहिंसा वगैरह देखेंगे, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो बस ये 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पे, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, ये हमें देखना पड़ेगा। 1 मिनट, शीट ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ से नहीं उठती क्या? नो, जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक एक और कर देनी चाहिए थी, 2 लगेंगी।
चलो कमिंग बैक, अब यहाँ पे देख लो जो आपको त्रिरत्न याद रखने हैं, त्रिरत्नास। एनीवेज इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, पर हो सकता है कुछ घुमा फिरा के कुछ नई ही चीज़ देखने को मिले आपको। तो यहाँ पे ना KFC से याद रख लेना, ठीक है, KFC आपको पता है क्या है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट आता है आपका राइट फेथ, राइट फेथ, सही जगह पे विश्वास। तो विश्वास आ गया तो इसको बोलेंगे सम्यक। राइट का मतलब होता है सम्यक, राइट का क्या मीनिंग होता है, सम्यक इन प्राकृत लैंग्वेज, सम्यक। तो राइट फेथ को क्या बोल देंगे, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास। दूसरा आता है ज्ञान, तो राइट को अगेन क्या बोलेंगे, सम्यक, और मैंने बोला राइट नॉलेज, तो इसको क्या बोल देंगे कि नॉलेज को ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान। तीसरा आता है अगेन राइट, मैंने राइट बोला तो यहाँ पे दोबारा क्या आ जाएगा, सम्यक। और फिर बोला मैंने कंडक्ट, तो कंडक्ट भी हो सकता है यहाँ पे, राइट कंडक्ट भी बोल सकते हो, कैरेक्टर भी बोल सकते हो, राइट कंडक्ट या फिर कैरेक्टर। तो सम्यक कंडक्ट को बोलते हैं आचरण, आचरण, ठीक है। तो ये है आपके त्रिरत्न, तो इनको ध्यान में रखना, दीज आर इम्पॉर्टेंट वन जो आपके त्रिरत्न में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज द पंच महाव्रत, पंच महाव्रत यानी कि 5 ग्रेट वॉर्स। वो 5 ग्रेट वॉर्स क्या क्या थी, वन बाय वन वो देख लेते हैं। पहली आती है डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस नहीं कमिट करना, और इसको जो प्राकृत लैंग्वेज में टर्म दे दी गई वो थी अहिंसा, ठीक है, यानी कि डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस से परे रहना है, और उसको क्या बोल दिया, अहिंसा। दूसरी आते हैं सत्य, यानी कि झूठ नहीं बोलना, डू नॉट स्पीक अ लाई, ये क्या आ गया, सत्य, यानी कि झूठ नहीं बोलना है, उससे दूर रहना है, तो वो आ गया सत्य। थर्ड आता है डू नॉट स्टील, यानी कि चोरी नहीं करनी है, और इसको बोला गया अस्तेय, अस्तेय, या फिर इसको एक और टर्म दी गई अचौर्य, ठीक है, अस्तेय अचौर्य, चोरी से एसोसिएटेड है ना चौर्य कहीं ना कहीं, तो यानी कि चोरी नहीं करनी है, तो दैट इज द अस्तेय। फोर्थ आता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी मीन्स एक सेकेंड, अपरिग्रह। फिफ्थ वन, अपरिग्रह के बाद ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, या फिर जिसको आप बोलते हो सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब देखो ये जो 5 ग्रेट वॉर्स थी ना, इसमें से सिर्फ ऐसे नहीं बोलना है कभी भी कि ये वर्धमान महावीरा ने दिए थे पंच महाव्रत, दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मचर्य यानी कि फिफ्थ वन जो थी ये महावीरा जी ने दी थी, ठीक है, जो वर्धमान महावीरा थे उन्होंने सिर्फ फिफ्थ वन दी थी, जो ये बाकी थी ये बाकी टीचर्स ने दी थी, जैसे पार्श्वनाथ हो गया, आपके ऋषभ देव हो गए, तो उन सभी की टीचर्स की ये सारी कंपाइलेशन थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। तो चलो यहाँ तक दोबारा से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो जो हमने चीज़ें देखी। तो लाइफ हम देख चुके थे, तो हमने डॉक्ट्रिन्स को शुरू किया, तो उसमें टाइम को 2 हाफ साइकिल में डिवाइड कर दिया हुआ है, वन इज़ द रिग्रेसिव हाफ साइकिल, दूसरी है प्रोग्रेसिव। तो जो रिग्रेसिव है इसको अवसर्पिनीज भी बोलते हैं, और जो प्रोग्रेसिव है उसको उत्सर्पिनीज भी बोलते हैं। फर्स्ट जो जैन तीर्थंकार थे यानी कि फाउंडर ऑफ जैना वो थे ऋषभ देव, और इनका जो सिंबल था दैट वाज बुल, और पार्श्वनाथ जो हैं वो 23rd आते हैं, 23rd तीर्थंकार, इनका जो साइन था सिंबल था दैट वाज अ स्नेक। एंड महावीरा, वर्धमान महावीरा जो थे 24th तीर्थंकार थे, और इनका सिंबल आता है लाइन। उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म देखी, पहली है अनेक
अनेकांतवाद, एक चीज़ के बहुत सारे फोल्ड्स होना, यानी कि रियलिटी के बहुत सारे फोल्ड्स हैं, अनेकांतवाद। दूसरी आती है स्यादवाद। स्यादवाद में हम देखते हैं कंडीशन प्रेडिकेशन, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है नॉलेज की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं अंडर द स्यादवाद। फिर आते हैं न्यायवाद। इसमें भी हम रियलिटी को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से देखते हैं, तो पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स इसको बोल देते हैं, थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स। फिर उसके बाद आते हैं त्रिरत्न, यानी कि 3 जेम्स, जिसमें हमने KFC देखा, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। फिर आता है पंच महाव्रता, 5 ग्रेट वॉर्स। इसमें कौन कौन सी आती है यहाँ भी लिख सकते हो आप। अहिंसा, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगी। अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, और लास्ट वाली किसने ऐड की, तो महावीरा वर्धमान ने, वर्धमान महावीरा ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलो। फिर हमने देखा अहिंसा, दैट इज़ द नॉन वायलेंस, एक ये भी प्रिंसिपल आ जाता है अंडर द जैनिज्म। तभी तो आप देखते हो जो जैन जिनको अडॉप्ट करना होता था ना, उनको फिर खेती भी छोड़नी पड़ती थी। क्यों छोड़नी पड़ती थी, क्योंकि इनकी जो एक प्रिंसिपल है वो बोलती है अहिंसा, यानी कि आप वायलेंस क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। तो अगर आप खेती करोगे तो वहाँ पे आपको प्लोइंग करनी पड़ेगी, प्लोइंग करोगे तो वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी एट द टाइम ऑफ प्लोइंग, कुछ पैर के नीचे आ जाएंगे, कुछ हल से मर जाएंगे। और फिर जब आप अपनी सॉइल को उगाओगे तो वहाँ पे आप मैन्योर डालोगे ताकि जो अनवांटेड वीड्स हैं वो ग्रो ना करे, तो अगेन वहाँ पे भी किलिंग हुई ना। यहाँ पे बोलते हैं किसी को हर्ट करना ही नहीं है जैनिज्म के अंदर, ठीक है। तो इसलिए अहिंसा जो है दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। ये सारे क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा सारा डिटेल में। और डॉक्ट्रिन्स पे क्वेश्चन बन सकता है जैनिज्म, क्योंकि आपको पता है कलयुग इतना घोर आ चुका है कि हो सकता है जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स पे क्वेश्चन बन जाए कल को, ठीक है। तो इसलिए अहिंसा जो है ये अलग से भी ऐड ऑन किया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं त्रिरत्न, यानी कि KFC, या फिर इनको 3 जेम्स भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं, राइट फेथ, राइट का मतलब होता है सम्यक, तो राइट फेथ मतलब सम्यक विश्वास, राइट नॉलेज का मतलब है सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट या कैरेक्टर मीन्स सम्यक आचरण। उसके बाद आते हैं पंच महाव्रता, या इनको 5 ग्रेट वॉर्स भी कहते हैं। तो पहली आती है अहिंसा, यानी कि वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। अगला आता है सत्य, यानी कि झूठ नहीं बोलना है। फिर आता है अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी है, जिसको एक और टर्म दी गई अचौर्य, यानी कि चोरी नहीं करनी, अचौर्य से याद रह जाएगा आपको, चोरी चौर्य। फिर आता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी, जिसको बोला गया अपरिग्रह। और फिर आता है ब्रह्मचर्य, जिसको वर्धमान महावीरा ने ऐड किया था। ऑल्दो जो बाकी के ये जितने भी वोज हैं 4, ये हमने पिछले जो टीचर्स थे पार्श्वनाथ, ऋषभदेव एंड ऑल, नेमिनाथ, ये सारे जो भी मलिनाथ वगैरह थे पिछले महावीरास, सॉरी जो पिछले जैन टीचर्स, उनसे ली हुई हैं, ठीक है। बस 5th वन दैट इज द ब्रह्मचर्य वॉज एडेड बाय द वर्धमान महावीरा। अब इसके बाद आता है थोड़ा सा कंपैरिजन भी नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे मतलब एनालिटिकल सा पॉइंट है, बुद्धिज़्म और जैनिज्म क्यों ये ओरिजिनेट हुए थे, इनका जो पर्पस था दैट वाज सेम, ठीक है। यहाँ पे आप अपने खुद से भी लिख सकते हो, हम मेन पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे। तो इनका पर्पस सेम ही था, क्या सेम था, क्योंकि इन्होंने जो ब्राह्मणिकन इन्फ्लुएंस था उसको रिजेक्ट किया था, कि ये रिचुअल्स कर रहे हैं, जो ये आइडल वर्शिप्स कर रहे हैं, और जो ये सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा खर्चा करते हैं ड्यूरिंग द सेरेमनीज, इन सभी के अगेंस्ट हमारा ओरिजिनेट हुआ था बुद्धिज़्म और जैनिज्म। दैट वाज द वन पर्पस। तो यही थोड़ा सा इकट्ठे बताया हुआ है बेसिकली कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म क्यों ओरिजिनेट हुए थे। बाकी बुद्धिज़्म और जैनिज्म बोलते थे कि गॉड नहीं होते, पर यस कोई ना कोई चीज़ है यूनिवर्स में जो कि सभी चीज़ों को होल्ड करे रखी है, ठीक है। और जो अल्टीमेट एम है हमारी लाइफ का, वो भगवान को खुश नहीं करना, वो है साल्वेशन, ठीक है। बुद्धिज़्म में हमने देखा निर्वाणा, और जैनिज्म में हमने देखा कैवल्य। टीचिंग के स्टाइल इन दोनों के अलग अलग थे, पर जो अल्टीमेट एम था दैट वाज द साल्वेशन, ठीक है। और इन्होंने जिन्ना के ऊपर बोला, जिन्ना के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा, वन हु इज़ कॉन्करर। और उसके अलावा क्या बोला गया कि जो बुद्धिज़्म था और चाहे जैनिज्म था, उनका फोकस था कि क्षत्रिय वर्ण जो है इसको ज़्यादा सुपीरियोरिटी देनी चाहिए दैन दैट ऑफ द ब्राह्मणा। क्यों, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं ओवरऑल वॉरियर्स इसमें आते थे सारे, तो जो वॉरियर्स होते हैं अल्टीमेटली वही हम लोगों को प्रोटेक्ट किया करते थे। तो इनका ये मानना था कि जो हमारे क्षत्रिय हैं उनकी सुपीरियोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं था, बाय द एंड ऐसा ये मानने लग गए थे, ठीक है।
फिर हम देखते हैं कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है ये सभी को एज इक्वली ट्रीट करते थे। तो इक्वली ट्रीट करते थे तो जो आपके चाहे वर्ण से सॉरी चाहे आपके वैश्य लोग थे या फिर शूद्र लोग थे, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट कर लिया करते थे विद नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को ज़्यादा स्प्रेड करती है थ्रू आउट द एरियाज़। फिर उसके बाद हम देखते हैं पहले वीमेन को अलाउ नहीं था, फिर बाद में वीमेन को भी अलाउ कर देते हैं कि वो भी साल्वेशन अटेन कर सकती हैं। तो उनके लिए फिर नई यहाँ पे टीचर्स लाई गई। जैसे हम टीचर्स देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बुद्धिज़्म, उसके लिए हम अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे। यहाँ पे जैन वाले में हम यूज़ करते हैं साध्वी। ठीक है, साध्वी बोल दिया जाता है जो वीमेन नन्स हुआ करती थी बेसिकली इन द जैन मोनेस्ट्रीज। तो वही चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट करी गई हैं, तो आप ध्यान रख सकते हो। फिर एक जैन मॉन्क हुआ करता था जिसका नाम था, इसको ध्यान में रख लेना, एक जैन मॉन्क था जिसका नाम था हरिकेशिया। हरिकेशिया, ये जो हरिकेशिया था ना, ये चंडाला फैमिली से बिलोंग करता था। ये चंडाला कौन थे? अब हुआ क्या था, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, नीचे थे क्षत्रिय, उनके नीचे थे वैश्य, फिर थे शूद्र। शूद्र से भी बुरी हालत थी, वो थी चंडाला की। तो ये हरिकेशिया वॉज द चंडाला फैमिली से बिलोंग किया करते थे। हरिकेशिया, ही वॉज द जैन मॉन्क। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो थे वो सभी को इक्वली ट्रीट किया करते थे। डन, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना यहाँ पे। अब बोलते हैं कि ये जो स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस था जैनिज़्म का, ये कहाँ कहाँ पे था। बुद्धिज़्म में भी हमने देखा कहाँ कहाँ पे था स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्कूल जो थे वो इमर्ज हुए थे। जैसे अशोका ने हीनयान स्कूल को अडॉप्ट कर लिया था, अभी आगे आएगा दोबारा से बताऊंगी वहाँ पे। फिर महायान स्कूल था जिसको कनिष्क और हर्षवर्धन ने अडॉप्ट कर लिया था। फिर उसी तरह वज्रयान आता है बाद में, जो लामा है दलाई लामा, बेसिकली उन्होंने कौन सा बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया हुआ था, वर्धमान वाला। तो उसी तरह से जैनिज़्म जो है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है बेसिकली टू द वेस्टर्न इंडिया। तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारा जैनिज़्म। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था ऑल्दो बहुत ज़्यादा वीक था इन द वेस्टर्न रीजन, और इन्होंने जो लैंग्वेज अडॉप्ट की थी वो थी प्राकृत। और ये जो प्राकृत थी ये कॉमनर्स की लैंग्वेज थी, यानी कि लोकल लैंग्वेज थी, और जो लोकल लोग थे उनको ज़्यादा इजीली समझ आ गई। अगर इनकी लैंग्वेज संस्कृत होती तो संस्कृत जो थी दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स थी काफ़ी ज़्यादा। तो उस वजह से इन्होंने चूज़ करी प्राकृत लैंग्वेज, जो कि कॉमन पीपल को भी इजीली समझ आ गई। सो हेंस अगर इनको इजीली समझ आ गई तो जो डॉक्ट्रिन्स थे जैनिज़्म के वो इन्होंने इजीली समझ लिए। तभी आगे हम जब मौर्यन डायनेस्टी देखेंगे, वहाँ पे जो फाउंडर है मौर्यन डायनेस्टी के, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी बाद में इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ वो भी क्या करते हैं, सलेखना परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म बता दी मैंने आपको, दैट इज़ सलेखना। सलेखना का मतलब होता है फास्ट अनटिल डेथ, यानी कि जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक फास्ट ही करना है। दैट इज़ द सलेखना। बेसिकली कर्नाटका के एक एरिया में इन्होंने क्या किया था, ये सलेखना परफॉर्म करी थी। और सलेखना किसकी प्रैक्टिस है, तो जैन्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो लास्ट कर्नाटका में ये परफॉर्म करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर से बता दूंगी ये जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे दोबारा से आएगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो जैनिज़्म था ये दो हिस्सों में बंट चुका था। वन वॉज द दिगंबर और वन वॉज द श्वेतांबर। श्वेत का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज़ वाइट। तो जो वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनते होते, मैंने स्टार्टिंग में भी पिक्चर लगाई हुई थी, वो थे श्वेतांबर। दिगंबर थे, दिगंबर जो है वो न्यूडिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि कोई भी कपड़ा नहीं पहनना है, कि जब आप कपड़ा बनाते हो तो उसमें भी कीलिंग होती है। तो दिगंबर्स का मानना था कि कपड़ा नहीं पहनना है। ठीक है, तो दिगंबर और श्वेतांबर जो हैं, इनको जो दिगंबर थे यहाँ पे एक जैन मॉन्क हुआ करते थे जिनका नाम था भद्रबाहु, अभी दोबारा से आएगा। भद्रबाहु ने लीड करा था। और जो श्वेतांबर था, इनको एक और आते हैं, उनका नाम भी आगे आ जाएगा दोबारा से, वहाँ पे देख लेंगे। तो उन्होंने लीड किया हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब डिवीजन हो जाती है तो और ज़्यादा स्प्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल कलिंगा वाला एरिया था। कलिंगा वाला एरिया कहाँ पर पड़ता था आपका, उड़ीसा। तो जो कलिंगा वाला एरिया था वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दिगंबर सेक्ट था ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है, जो दिगंबर सेक्ट था। ठीक है, कलिंगा ये आ गया आपका उड़ीसा में। बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा वॉर, ध्यान रखना अशोका से रिलेटेड है। अभी जब हम मॉडर्न डायनेस्टी देखेंगे वहाँ पे दोबारा से आएगा। तो यहाँ पे कलिंगा में उस टाइम पे खारावेला किंग हुआ करते थे। खारावेला के बारे में भी दोबारा वही बात बोलूँगी, आगे हम पढ़ेंगे। पर यहाँ से याद रख लेना कि ये नाम हमने सुन लिए हैं। ठीक है, खारावेला किंग, खारावेला ने अडॉप्ट किया था दिगंबर वाला सेक्ट। या वहाँ पे भी मैं मेंशन करूँगी, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया।
फिर उसके बाद तमिलनाडु तक जैनिज़्म स्प्रेड हो जाता है। तमिलनाडु के बाद गुजरात, राजस्थान, चलो ये तो हो ही गया वेस्टर्न एरिया, यहाँ तक ये सारा जैनिज़्म जो है वो अडॉप्ट कर जाता है, ठीक है। ओके, बट जितना बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था ना उतना ज़्यादा जैनिज़्म स्प्रेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जैनिज़्म था इसमें स्ट्रिक्टनेस ही बहुत ज़्यादा थी कि किलिंग करनी नहीं है, और अगर सारे साधु बन गए तो फिर खाना कौन बनाएगा, खेतों में काम कौन करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली सभी को साल्वेशन अटेन करना था, पर दिक्कत कहाँ पे आई कि किलिंग करनी नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया कि आप खेती करते हो तब उसमें भी किलिंग होती है। फिर ऊपर से जो साधु लोग हैं वो मांग रहे हैं सभी से खाना, ठीक है, तो खाना कहाँ से आएगा। तो दैट्स वाई जो जैनिज़्म था वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया एज़ कम्पेयर टू द बुद्धिज़्म जो था वो ज़्यादा स्प्रेड हुआ था कंपैरेटिवली, ठीक है। तो दैट वाज द स्प्रेड एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज़्म। नाउ वी विल बी डूइंग द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज़्म। पहला जो आता है दैट इज़ द दिगंबर सेक्ट। जो दिगंबर सेक्ट है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। होल्ड ऑन, कितने पेजेस हैं, 1 2 3 3 है, चलो। तो अब जो दिगंबर है अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है स्काई क्लैड। क्या बोलते हैं इसको? स्काई क्लैड। और ये बोलते हैं कि न्यूडिटी, ठीक है, पूरे बिना कपड़ों के रहना है अकॉर्डिंग टू द दिगंबर्स। इनका ये बिलीफ था इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन, ठीक है। अब जो दिगंबर सेक्ट था इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे लीडर हैं वो कौन है? भद्र बाहु। यानी कि जब डिवीजन हो जाती है जैनिज़्म की, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जैन काउंसिल्स के बारे में। जैन काउंसिल में देखेंगे हम कि किस तरह से दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, कौन सी काउंसिल में होते हैं, दैट इज़ बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट। बट फॉर नाउ इतना याद रखो, जो लीडर थे यहाँ पे वो कौन थे? भद्र बाहु। किसके? दिगंबर सेक्ट के। हु वॉज द लीडर ऑफ दिगंबर सेक्ट? तो वो थे भद्र बाहु। और ये जो भद्र बाहु है ये कहाँ से इस चीज़ को चलाते हैं? फ्रॉम द साउथ इंडिया, साउथ वाला पोर्शन है इंडिया का वहाँ पे। और ये ओल्ड जो टीचिंग्स हैं महावीरा की उस पे बेस था, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं ना। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो स्ट्रिक्ट होते हैं टुवर्ड द टीचिंग ऑफ ओरिजिनल फाउंडर, ठीक है। तो वही चीज़ थी यहाँ पे। अब दिगंबर्स की अगर बात करें तो जो दिगंबर्स थे यहाँ पे, तो दिगंबर्स में ये मानना था कि जो वुमेन होती है लैक्स द बॉडी, और हाँ जो सॉरी मैं भटक गई थी थोड़ा, बाहर गाना चला हुआ था, सॉरी आई एम सो सॉरी। तो जो दिगंबर्स थे इनका मानना था, एक 19 तीर्थंकार की कंट्रोवर्सी आती है। जो 19 तीर्थंकार थे ये इनका नाम था तीर्थंकार। 19 तीर्थंकार जो थे जिनका नाम था मलीनाथ। मलीनाथ भी इनको बोल देते हैं या फिर माला भी बोल देते हैं। हुआ क्या, जो दिगंबर सेक्ट है ये बोलते हैं ये विमेन नहीं थी, ये मैन नहीं था। दे बिलीव ये विमेन नहीं थी, ही वॉज मैन। मैंने बोल रही हूँ मैन, वोमन, ए आएगा, ठीक है, एक ही आदमी है ना। तो इनका मानना ये था अकॉर्डिंग टू द दिगंबर सेक्ट, और इनका मानना ये था कि जो वुमेन है वो मोक्ष अटेन नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द दिगंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये बोला गया साथ में कि जो ये मलीनाथ थे ये एक बहुत ही ज़्यादा रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे, और बाद में ये दिगंबर मॉन्क बन गए थे अकॉर्डिंग टू द दिगंबर, ठीक है। अभी श्वेतांबर में देखना कैसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। जो श्वेतांबर होंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो 19 तीर्थंकार हैं यानी कि मलीनाथ या फिर जिनको माला भी बोलते हैं, तो माला लिख दिया, माली, ये मैन हुआ करते थे, आदमी थे, वो जेंडर इनका मेल था, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं ये दिगंबर सेक्ट वाले ही कि अगर आपको एनलाइटनमेंट अटेन करना है, कैवलियर अटेनमेंट करना है, एनलाइटनमेंट, आई होप आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो रही हो, पीछे वो गौशाला वाले आते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सॉन्ग ज़ोर से लगाया होता है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। तो एनलाइटनमेंट की अगर बात करें तो दिगंबर सेक्ट के बोलते हैं कि जो हमारी ऑर्डनरी एग्जिस्टेंस है, ऑर्डनरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, यानी कि नींद आती है, बीमारियां हो जाती हैं, फियर होता है। तो जो दिगंबर सेक्ट के हैं ये मानते हैं कि हम इन सब चीज़ों से फ्री हैं, वी आर फ्री फ्रॉम ऑर्डनरी एग्जिस्टेंस, ऑर्डनरी
एग्जिस्टेंस, कि हम ऑर्डनरी एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते। ऑर्डनरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम हंगर, हमें नींद नहीं आती, फिर रहते कैसे थे ये? चलो डीप मेडिटेशन वाली स्टेज होगी शायद। ना बीमारी लगती है, ना हमें डर लगता है, ठीक है, ना हमें प्यास लगती है। तो दैट वाज द बिलीफ ऑफ दिगंबर सेक्ट। देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आगे चल के फॉलो अप नहीं हो पाई, ठीक है। चलो, अब हुआ क्या? जो दिगंबर हैं ये बोलते हैं कि जो वर्धमान महावीरा थे, इन्होंने कभी शादी नहीं करी। ही वॉज नॉट मैरिड, ठीक है। और अगर मैरिज नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो जो डॉटर के बारे में हमने पढ़ा प्रियदर्शना, तो अकॉर्डिंग टू दिगंबर्स वो भी एग्जिस्ट नहीं करती थी फिर, ठीक है। तो ये डिसमिस कर देते हैं इस फैक्ट को। तो फिर कहीं ना कहीं ओरिजिनल भी नहीं बोल सकते कि दिगंबर जो थे वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो अप कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि जो महावीरा थे उन्होंने शादी नहीं करी थी, तो शादी नहीं की थी तो उनकी डॉटर भी नहीं थी अकॉर्डिंग टू द दिगंबर सेक्ट। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो आइडल्स हैं तीर्थंकार के, आइडल वर्शिप करते हैं। ऑल तो देखो, अब महावीरा ने भी तो आइडल वर्शिप मना करी थी, पर ये आइडल वर्शिप करते हैं। और जो न्यूड फॉर्म है महावीरा की, उनकी न्यूड फॉर्म ऑफ महावीरा, बिना बिना कपड़ों के उनके आइडल्स बनाते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं आपके दिगंबर सेक्ट में। अगर आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक है तो आपने कई जगहों पे देखे होंगे इनके स्टैचू लगे होते हैं महावीरा के, बिल्कुल न्यूड फॉर्म में लगे होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा सेक्ट है? दिगंबर सेक्ट। तो आगे से जाओगे तो वहाँ पे समझ जाना है कि ये किसका है, दिगंबर सेक्ट का है। तो इनकी आइडल वर्शिप ये करते थे, और न्यूड फॉर्म हुआ करती थी महावीरास की, और जो आईज़ होती थी वो डाउन होती थी। डाउन का मतलब है नीचे की तरफ देखते हैं, बेसिकली मेडिटेटिव पोज दिखाया जाता है वो, ठीक। डन। तो ये आ गया आइडल से रिलेटेड। अब जो दिगंबर्स हैं ना, इनका मानना है कि जो एक्चुअल टेक्स्ट हैं महावीरा के या फिर जैन के, जो बहुत पहले लिखे गए हैं, वो खो चुके हैं आज तक। और इनका मानना है कि हम फॉलो अप करेंगे जो कि अचरंग सूत्र हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, अचरंग सूत्र, इसको फॉलो करते थे ये, जो बहुत स्टार्टिंग में लिखा था। तो इसलिए बोलते हैं कि हम ऑर्थोडॉक्स हैं, वी बिलोंग टू द ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि अचरंग सूत्र, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि अचरंग सूत्र वगैरह लिखे गए थे। तो दैट इज़ द बिलीफ ऑफ द दिगंबर्स। इसके अलावा हमने हेगियोग्राफीज देखी ना, जैसे आदि पुराण हेगियोग्राफी थी ऋषभ देव की, तो उसी तरह से ये हेगियोग्राफी नहीं बोलते, ये उसको बोलते हैं पुराना। तो एक तरह से टर्म यूज़ करी डिफरेंट, पुराना टर्म फॉर किसके लिए? फॉर हेगियोग्राफी। चलो, अब जो दिगंबर मॉन्क्स थे, इनका मानना था कि हम जो हैं वो भूखे भी रह सकते हैं, और भूखे रहेंगे कैसे? संकल्प लेके। तो संकल्प टर्म हमने कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई देखी? फ्रॉम द दिगंबर सेक्ट। फिर उसके बाद आता है कि चलो, आई थिंक अब नहीं आ रहा ना म्यूज़िक, म्यूट किया हुआ था। चलो आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। दिगंबर सेक्ट में ही अगेन एक और चीज़ बोली जाती है, अगले पेज पे लिखती हूँ। इसमें बोला जाता है कि आप कोई भी चीज़ पोजेस नहीं कर सकते, पर दो चीज़ें हैं जो कि आपको अलाउड हैं। तो वो दो चीज़ें क्या अलाउड थी? टू क्लोथ पोजेशंस, पोजेशंस वो क्या क्या थे? तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक को बोला गया राजो हरणा, राजो हरणा, ठीक है। राजो हरणा जो था, ये छोटा सा पीकॉक फैदर था, मोर का पंख था। अब देखो, जब आप मेडिटेशन में बैठे हो या फिर ऐसे रिलैक्सिंग स्टेज में बैठे हो, तो आप इस पीकॉक फैदर को, पीकॉक फैदर था ये, इस पीकॉक फैदर को यूज़ कर सकते हो टू ब्रश अवे द इंसेक्ट, कि इंसेक्ट्स को दूर रख सकते हो आप बाय यूजिंग अ पीकॉक फैदर। एक तो आ गया राजो हरणा। दूसरी जो इनके पास पोजेशन थी वो थी कामन डालू, कामन डालू।
अभी कामन डालू क्या चीज़ थी? तो कामन डालू जो था एक वुडन वाटर पॉट हुआ करता था, जैसे वॉशरूम वगैरह जाना है तो पानी लेके जाओ साथ में, तो दैट वाज द वुडन पॉट। ठीक है, तो ये बोल दिया गया है इसको कि कुछ क्लोथ और 2 पोजेशन रख सकते हैं, तो वो क्या क्या थी? एक वुडन पॉट। ठीक है, क्लोथ लिख दिया इधर, सॉरी। 2 पोजेशन थे इनको अलाउड थे, दैट इज़ द राजो हरणा और कमन, कमन डालू, जिसको वुडन पॉट बोला गया था। और ये वुडन पॉट फॉर वाटर टू टॉयलेट हाइजीन। ठीक है, बाकी कपड़ों का इनको पूरा रिनाउंस करना था, यानी कि नहीं पहन सकते, नॉट अलाउड एट ऑल। यहाँ पे क्लोथ लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो ये था आपका दिगंबर सेक्ट। दूसरा स्कूल आता है श्वेतांबर। अब पहला आपको क्लियर है तो दूसरा इजीली क्लियर हो जाएगा। इसको बोलेंगे वाइट क्लैड, उसको बोला दिगंबर को क्या बोला? स्काई क्लैड। इसको बोल देंगे श्वेतांबर को वाइट क्लैड। श्वेत का मतलब ही क्या होता है? वाइट। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरी चीज़, दिगंबर में हमने क्या बोला कि भद्रबाहु जो थे उन्होंने साउथ वाले एरिया से स्टार्ट की थी दिगंबर सेक्ट की जो फाउंडेशन थी। यहाँ पे लीडर जो आएंगे उनका नाम है स्थल बाहु। जो स्थल बाहु है, ये जो आपके मगध वाला एरिया था, बिहार वाला एरिया, वहाँ से इसकी कहीं ना कहीं फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं श्वेतांबर सेक्ट की। दिगंबर में हमने देखा था कि जो 19 तीर्थंकार था वो बोलते थे कि ये मैन है, पर जो 19 तीर्थंकार है अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर, क्या नाम था? मलिनाथ। मलिनाथ या फिर मली, वो क्या है? वुमेन है, औरत है। तो अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर ओनली वन वुमेन वॉज देयर जो कि तीर्थंकार रह चुकी हैं, वो थी मलिनाथ अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर सेक्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो दिगंबर सेक्ट थे वो बोलते हैं कि हमें ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ नहीं लगता। ठीक है, और श्वेतांबर का मानना था कि हमें फूड चाहिए, ये मानते हैं कि हमें फूड चाहिए। दिगंबर ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हैं नहीं नहीं हमें चाहिए भाई, भूख लगती है। तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर सेक्ट। वहीं पे हम देखते हैं कि जो महावीरा का पॉइंट ऑफ व्यू था, दिगंबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था रिलेटेड टू द महावीरा। वो कहते हैं कि जो महावीरा थे उनकी कभी शादी हुई नहीं थी, पर श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि उनकी शादी हुई थी, ही वॉज मैरिड। और साथ में ये भी बोलते हैं कि इनकी भी डॉटर थी, प्रिया दर्शन, डॉटर वॉज दैट। ठीक है, उसके अलावा दिगंबर्स ने बोला था कि क्या बोला था उन्होंने? हाँ, वो आइडल वर्शिप के बारे में। आइडल वर्शिप उनके अकॉर्डिंग न्यूडी हुआ करती थी, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आइडल वर्शिप है यहाँ पे भी होती है। और जो इनके स्टैच्यू हैं वो बेसिकली एक लॉइन क्लोथ, वाइट कलर के क्लोथ की फॉर्म में दिखा देते हैं कि हाँ एक लॉइन क्लोथ जो है उन्होंने पहना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दिगंबर थे उन्होंने बोला कि हम फॉलो करते हैं आचार्य सूत्र वगैरह जो थे उनको फॉलो अप करते हैं। पर वहीं पे श्वेतांबर्स की बात करें तो ये जो हमने बाद में देखे थे ना, अंगाज, सूत्रास, उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं सारे ही, मतलब जितने भी लिटरेचर हैं उन सभी को कोई ना कोई टीचिंग जो है श्वेतांबर उनसे अटेन कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पे हमने देखा जो बायोग्राफीज थी या हेगियोग्राफीज थी उनके लिए टर्म यूज़ की दिगंबर्स ने पुराण, श्वेतांबर यूज़ करते हैं चरिता। चरिता, ये भी टर्म का डिफरेंस आ जाता है। हेगियो, यहाँ दिगंबर्स में ना इसको मेंशन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कंफर्म कर दिया ओवरऑल। अगर देखें कि हम ऑर्थोडॉक्स हैं और जो हमारे टेक्स्ट हैं वो कहीं ना कहीं गायब हैं अकॉर्डिंग टू दिगंबर, दैट वाज द सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन। तो अर्लियर एविडेंसेस भी नहीं देखने, क्योंकि फिर बाद में श्वेतांबर्स ने बोल दिया कि हम 12 अंगस को फॉलो करते हैं, तो अचरंग सूत्र वगैरह तो उसमें आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे मत मेंशन करना उसको, यहाँ पे कर देना। ठीक है, और इसके अलावा जो श्वेतांबर थे इन्होंने बोला कि आप काफ़ी सारे पोजेशंस रख सकते हो, जैसे वहाँ पे 2 ही पोजेशन थे ना अकॉर्डिंग टू द दिगंबर्स। कौन कौन से थे? एक था राजोहरणा, यानी कि वो छोटा सा पीकॉक फैदर, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखा जा सके। और दूसरा था कमंडालू। कमंडालू जो था वो एक तरह से वुडन पॉट था, वाटर पॉट, जो टॉयलेट हाइजीन के लिए रखा गया था। यहाँ पे बोला कि आप 14 पोजेशंस रख सकते हो, 14 पोजेशन रख सकते हो अलॉन्ग विद द लॉइन क्लोथ। ठीक है, शोल्डर के ऊपर रखा करते थे। दैट वॉज अकॉर्डिंग टू द श्वेतांबर सेक्ट। इसके बाद ना दिगंबर जो है उसके भी फर्दर बहुत सारे सबसेक्ट्स आते हैं, इनको याद रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और
थोड़ा थोड़ा अगर मैं बता दूं आपको, तो जो पहला आता है दैट इज़ द बिस्पंथा। बिस्पंथा जो है इसको आप, मैं अगेन बोल रही हूँ कि आप स्किप कर सकते हो, पर ध्यान जैसा रख लेना कि किसके सबसेक्ट हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपका दिगंबर जो है वो फर्दर सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो जिसमें पहला आता है बिस्पंथा। जो बिस्पंथा सब जो बिस्पंथा सबसेक्ट था उसमें क्या बोला जाता है, ये चलता है विद द सपोर्ट ऑफ धर्म गुरुज, ठीक है। धर्म गुरुज आ जाते हैं एक तरह से, जो इम्पोर्टेंट है उनको बोला जाता है भद्रकास, ठीक है। अब और जैन टेक्स्ट, जैन हेड्स आ गए, तो इनके अंडर चलता है बिस्पंथा। बिस्पंथा के बाद आ जाता है तेरापंथा। हुआ क्या, ये जो भद्रकास थे इनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी इन द नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में मर्ज हो जाता है ये वाला, इन नॉर्थ इंडिया, ताकि ये जो डोमिनेंस है बिस्पंथास की उसको सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो इसलिए आ जाता है उसके रिजल्ट में कौन, दैट इज़ द तेरापंथा। फिर उसके बाद आता है तरणपंथा, या फिर उसको, तरणपंथा कहाँ गया, चलो वो ऐड ही नहीं किया इसमें मैंने। एनीवेज एक और आता है तरणपंथा, या जिसको सम्य पंथा भी बोल दिया जाता है। वो मानते हैं कि सेक्रेट बुक्स को फॉलो करना वो करना ही है अगर, पर आइडल्स को मत करो। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द तरणपंथा। यहाँ पे लिख देती हूँ, वो तरणपंथा था। ये बोलते हैं कि अगर फॉलो करना ही है तो जो सेक्रेट बुक्स थी, अंगास थे, उनको फॉलो करो, नॉट द आइडल्स। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द तरण पंथा। फिर आते हैं गुमा पंथा। गुमा पंथा में बोला जाता है कि जितने भी सबसेक्ट हैं इनको फॉलो करना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। और जो टीचिंग थी एक्चुअल में परसेप्शन से रिलेटेड, उस पर फोकस करो। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द गुमाना पंथा या गुमन पंथा। फिर आते हैं तोता पंथा। तोता पंथा जो थे ये बाद में आते हैं, बहुत लेट आते हैं, और जो डॉक्ट्रीन थी बिस्पंथास की उनको ही बोलते हैं कि इनको फॉलो करो आगे चलते हुए, फॉलो इट। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द तोतन पंथा, ठीक है। तो बिस्पंथा से कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड थे। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट वी डोंट हैव एनी नीड टू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स। फिर इसी तरह से श्वेतांबर के भी फर्दर सब्जेक्ट्स आए थे, जैसे कि मूर्ति पूजिका। मूर्ति पूजिका यानी कि किसकी पूजा करनी है, अच्छा ये जो था यही था वो तरणपंथा, ठीक है, कि बुक्स पे फोकस करो, नॉट ऑन द आइडल, ठीक है। तरणपंथा ये है जिसको बोलते हैं ये स्थानकवासी। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, होल्ड ऑन। स्थानकवासी जो है ये श्वेतांबर का सबसेक्ट है, ये मैं ठीक कर दूंगी स्लाइड जब आपको सेंड करूंगी। श्वेतांबर ठीक करने की ज़रूरत क्या है, कट कर दिया मैंने यहाँ पे। श्वेतांबर का सबसेक्ट आ जाता है स्थानकवासी। जो स्थानकवासी थे ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, दे डिडंट बिलीव इन द आइडल वर्शिप, तो ना ही टेम्पल्स थे। इनका बोलना था कि प्रैक्टिस करो मेडिटेशन को, मेडिटेशन प्रैक्टिस, और साल्वेशन अटेन करो। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द स्थानकवासी। श्वेतांबर को बिलोंग करते थे, और वे बाद में उनके धुंधिया वगैरह भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू डोंट हैव एनी नीड टू रिमेंबर एट ऑल। तो स्थानकवासी ये श्वेतांबर सबसेक्ट है। फिर एक आते हैं, यहाँ पे आ गया तेरापंथी। तेरापंथी एक और है, तेरापंथी हमने पीछे भी देख लिया दिगंबर्स में, यहाँ पे भी आता है तेरापंथी। ये ऊपर चेंज क्यों नहीं किया मैंने, श्वेतांबर सबसेक्ट है। कोई मिसिंग हो गया, हाँ ये जो था मूर्ति पूजक। जो मूर्ति पूजक है, मूर्ति यानी कि आइडल, पूजक यानी कि वर्शिप, तो मूर्तियों की पूजा करो, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द मूर्ति पूजक, ठीक है। और ये गुजरात वाले एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ था मूर्ति पूजक। इसके बाद आता है तेरापंथी सेक्ट ऑफ द श्वेतांबर्स। अब यहाँ पे क्या होता था कि कोई ना कोई गुरु रख दिया जाएगा और उसको बोलेंगे आचार्य, जो वो बताते चलेंगे उन टीचिंग्स को फॉलो करो, ठीक है। ये भी आइडल वर्शिप में नहीं बिलीव करते थे, नॉन आइडल थे,
तो मतलब टेम्पल यहाँ पे भी नहीं थे। और इनका एक रिलीजियस हेड होता था जिनको बोलते थे आचार्य, रिलीजियस हेड जिनको क्या बोल दिया गया, आचार्य। और इनकी टीचिंग को सुनो और उसको फिर फॉलो करते चलो। ठीक है, अब आती है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 ही टॉपिक्स बचे अब, बाकी कंप्लीट है अपना। तो इसमें आती हैं जैन काउंसिल्स। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल होती है दैट वाज इन द 310 BCE। यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, क्या अचीवमेंट थी और कौन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जैन काउंसिल में देखें तो कहाँ पे फर्स्ट जैन काउंसिल होती है आपकी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज का पटना वाला ही है। पहली जैन काउंसिल कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो 12 अंगज थे ना उनकी कंपाइलेशन हुई थी। दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस फर्स्ट जैन काउंसिल। ठीक है, और जब ये 12 अंगज कंपाइल हुए ना, तो एक तरह से जब ये अंगज कंपाइल हुए तो आपको मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में भी कि श्वेतांबर जो थे उन्होंने 12 अंगज को फॉलो किया था, तो यहाँ पे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी थी इनको फ्रॉम द दिगंबर्स, रिजेक्शन बाय दिगंबर्स। ठीक है, कौन इसके प्रेसिडेंट थे, तो वो थे स्थूलभद्रा। स्थूलभद्रा। ठीक है, फिर आती है आपकी सेकंड जैन काउंसिल। सेकंड जैन काउंसिल होती है वल्लभी में, और वल्लभी कहाँ पे है आपका, गुजरात वाले एरिया में। और कौन से टाइम पीरियड पे होती है, तो इट वाज अराउंड 453 या फिर 466 CE के आसपास। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, कंपाइलेशन होती है 12 अगस्त की, और साथ में जो दिगंबर और श्वेतांबर सिख थे वो भी बने हुए थे। आई थिंक वो फर्स्ट वाली में थे, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ यहीं पे, हाँ यहाँ पे थे, 12 अंगस कंपाइल हुए थे और 12 वो पंगास। ये ना मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी बिकॉज मुझे ध्यान नहीं आ रहा और अभी मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद हो चुका है, इसी की वजह से मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, अभी मेरा लैपटॉप पे ज़िंदगी चल रही है। चलो, कौन प्रेसिडेंट थे इसके, तो वो थे देरीधी गंज। डन। तो ये थी आपकी 2 जैन काउंसिल। फर्स्ट होती है आपकी पाटलिपुत्र में विच इज़ इन बिहार, और 12 अगस्त की यहाँ पे कंपाइलेशन हुई। ऑल दो दिगंबर जो थे उन्होंने इसको अपोज किया था। स्थूलभद्र जो थे वो थे यहाँ पे प्रेसिडेंट। सेकंड जो काउंसिल होती है जैन काउंसिल वो वल्लभी में होती है, यानी कि गुजरात वाले एरिया में। यहाँ पे जो 12 अंगज थे और 12 उपंगज थे इनको कंपाइल किया गया, और देरीधी गांज जो थे वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर इसके बाद आती हैं कुछ की टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए और ये जैन से रिलेटेड है। तो पहली जो आती है दैट इज़ द बसादीज़। ये जो बसादीज़ हैं ये जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट थी। बसादीज़, बुद्धिज़्म में हम संघास देखते हैं ना, वही कहीं ना कहीं ये बसादीज़ जो है ये जैन में देख लेते हैं। ठीक है, अवधि जन्ना, अवधि जन्ना हमने देख लिया, टाइटल वाज गिवन टू द महावीरा, सुपर ह्यूमन कॉग्निशन। गणाधाराज, गणाधाराज कौन थे, डिसाइपल्स ऑफ महावीरा। ठीक है, जो मेन डिसाइपल्स थे वो थे गणाधाराज। फिर हमने एक टर्म देखी थी सिद्धा, जब डेथ हो जाती है जैन की, महावीरा की, तो उनको बोल दिया जाता है सिद्धा, यानी कि फुली लिबरेटेड। फिर एक और टर्म देखी हमने जिन्ना, जिन्ना का मतलब है कॉन्करर। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एक टर्म, जैसे सब्सटेंस होता है ना कोई भी, उसको बोलते हैं ये द्रव्य। कोई भी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं द्रव्य। कौन बोलते हैं, आपके जैन धर्म के। फिर आती है गुणा, गुणा मतलब कोई क्वालिटी। गुण बोलते हैं ना, इतने गुण मिले, तो क्वालिटी। फिर उसके बाद चैतन्य, चैतन्य आपकी कॉन्शियसनेस, चैतन्य यानी कि कॉन्शियसनेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोहन्य,
मोहिनिया जो होता है आपका डिल्यूजन होता है, दिखता है पर है नहीं, डिल्यूजन कॉजिंग कर्मास। डन। फिर एवा, इन फैक्ट, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये जब देते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं एवा। कुछ और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जैसे कि जीवा, सोल, अरहत, अरहत भी देख लिया, अरिहंत भी देख लिया। अरिहंत हमने टाइटल दिया था महावीरा जी को। अरहत का मतलब होता है जब केवल ज्ञान वाली कंडीशन आ जाती है, परफेक्ट नॉलेज वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है। फिर तीर्थनकार कौन थे? ऐसे अरहत जिन्होंने एक्वायर कर लिया था जैन की टीचिंग्स को। अरहत who acquired teachings of जैन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक और टर्म था वीर्य। वीर्य फॉर, ये तो अभी भी वही सेम मीनिंग है, एनर्जी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं दैट आर कहीं ना कहीं रिलेटेड टू द जैन। एक और याद रख लेना, पुडगाला। पुडगाला, ये पुडगाला क्या है? तो ये बोला जाता है कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं, एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? जैसे कि कलर हो गया, फ्रेगरेंस होगी, टेस्ट हो गया। तो इसके लिए याद, पुडिंग से याद रख लेना पुडगाला, ठीक है। ब्यूटीफुल कलर एंड ब्यूटीफुल टेस्ट, उस तरह से, ठीक है। और एक और आती है टर्म दैट इज द गुणस्थानास। गुणस्थानास में होता है स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन। गुणस्थानास, स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जैनिज्म टू। आज थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो रही थी, सॉरी फॉर दैट, पर मैंने ठीक भी करवा दी हैं। तो बीच में लेक्चर नहीं छोड़ना होता, पूरा देखना होता है। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा जैनिज्म। आई जस्ट होप आपको समझ आया। इसके अलावा ना एक और सेक्ट आया था बाद में, मैंने आई थिंक हेडिंग डाली भी थी, अजीविका सेक्ट, है ना। अजीविका सेक्ट जो था, इसके बारे में हम ऑल दो फिर से देखेंगे। तो मकाली गोसाला ने दिया था ये, चलो उसको आर्ट एंड कल्चर में करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं। इनका मानना था कि कर्म जो है वो फैलेसी है, नियति में ये बिलीव किया करते थे। नियति का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही डेस्टिन्ड है। तो इनका मानना तो ये हो गया एक तरह से कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो ना करो, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, ठीक है। सॉर्ट ऑफ लक आता है पर 1% आता है, आई बिलीव, ठीक है। तो ये नियति में बिलीव करते थे जो आजीविका सेक्टर वाले थे, ठीक है। तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा जैनिज्म। आई जस्ट होप ये अब आपको लर्न है टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स का खेल है इसमें ज़्यादा। बाकी तो आपको पता ही है, साल्वेशन अटेन करना है, आइडल वर्शिप नहीं करनी है, जो इनका मेन मोटो हुआ करता था। डन। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। आई जस्ट होप आपको सब क्लियर है अब, और अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।